हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज रत्नाकर सिंह। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 5 है। और यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक को अच्छी तरीके से जानेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द nth टर्म एंड एनी टर्म्स ऑफ एन एपी। इस वीडियो में हम इसी तरीके से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट को अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले इस बात जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि व्हाट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, क्योंकि जो सीरीज आती है, अरिथमेटिक सीरीज जो आती है अपने जो सिलेबस में है, वो सीक्वेंस से ही स्टार्ट होती है सबसे पहले। ठीक है, तो आपके सामने इस छोटा सा डिफिनेशन दिख रहा है सीक्वेंस का। इसमें सीक्वेंस का क्या लिखा है, सम नंबर्स अरेंज्ड इन द डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर साइड टू बी फ्रॉम अ सीक्वेंस। मतलब कुछ ऐसे नंबर्स अरेंज्ड हो गए कुछ ऐसे ऑर्डर में जो किसी डेफिनेट रूल के ऊपर हो रखे गए हों। मीन्स जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कि 2 है 5 है, ठीक है, 2 है 5 है 8 है 11 है, ये ऐसे एक सीक्वेंस चलता जा रहा है। यहाँ पे नंबर्स रखे गए हैं, एक ऑर्डर में रखे गए हैं, एक रूल के अंदर रखे गए हैं कि इस टाइप में रखे गए हैं, सब में 3-3 का गैप हो जा रहा है। अभी मैं बोल दूं फिर से, 2 4 2 4 8 16 32, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक अलग रूल में चल रहा है ना। मैं फिर से बोल दूं, 2 0 -2 -4 -6 -8, ये वैल्यू भी ऐसे चलती चली जा रही है। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये भी एक सीक्वेंस है। जितने भी मैंने सीक्वेंस लिखे, जितने भी सीरीज आपकी, जितने भी ऑर्डर लिखे नंबर्स के, वो एक स्पेशल रूल के अंदर है। कैसे, यहाँ पे देखिए तो सब में गैप 3 है, यहाँ पे सबका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है। 2 में 2 माइनस की तो 0 आ गया, 0 में से 2 माइनस की -2 -2 में -2 -4 -4 में -2 -6 आ गया। मतलब एक ऑर्डर ऐसे आपके पास मिलता चला जा रहा है, ये भी एक सीक्वेंस हुआ। तो वही बोला इन्होंने कि सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं जब कोई नंबर किसी ऑर्डर में लिखा गया हो और किस में लिखा गया हो, और किसी रूल के अंदर लिखा गया हो। फिर आपके पास आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी। इसका डेफिनेशन भी छोटा सा ही है, ए सीक्वेंस इन विच द ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिटन एज एपी। मतलब ये क्या बोलते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब हर एक टर्म अपने वाले पहले वाले टर्म से सेम डिफरेंस रखे। जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने कोई सीरीज लिया, सीक्वेंस लिया। इसमें क्या देखते हैं, इसमें हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म के साथ डिफरेंस जो है वो सेम है, 1 1 1 1 1 1। तो एपी का ऐसा, एपी सीक्वेंस का एक ऐसा टाइप है जिसमें अपने कोई भी टर्म अपने पीछे वाले टर्म से सेम कॉमन डिफर करता है, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस रखता है। उसी को बोल दिए हैं दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो टर्म का सेम डिफरेंस होगा, जो सेम डिफर करेंगे, उसी सेम डिफरेंस को जो आएगा उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस क्यों नाम दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस क्यों नाम दे दिया भैया, जो सब में कॉमन हो, जो सब में रहे उसको कॉमन बोलते हैं, और सबका सेम डिफर कर रहा है, सबको सेम चीज़ से डिफरेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए, कॉमन डिफरेंस दे दिए। क्या दे दिए, कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गई। तो एपी समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, जैसे 1 3 5 7 9 11, ऐसे ये वैल्यू चलती चली जा रही है। इसमें देख रहे हैं, इसमें 3 से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा। मतलब हर एक टर्म के पहले वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है आपका 2 है। कितना है, 2 है, और इसलिए ये भी क्या हुआ, अपना एपी हुआ। बात समझ में आ गई। तो एपी होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे आपके एग्जाम्पल, सो दैट द प्रोग्रेशन आर ए पी फाइंड द इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब इसमें फाइंड करना है, लेकिन देखो
कोई भी अगर एपी होगा, ध्यान से देख लो, अगर एपी कोई चीज़ है, कोई चीज़ एपी है, कोई भी सीक्वेंस एपी में है, तो सपोज ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म हो गए, एन तक हो गए। अगर ये एपी में होगा तो मैंने क्या बोला, अपने पहले वाला टर्म अपने कोई भी टर्म अपने पहले वाले टर्म के साथ सेम डिफरेंस रखेगा। मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू क्या दे देगा, A3 माइनस A2 दे देगा। मतलब अगर ये कंडीशन कोई फॉलो कर रहा है, कोई भी सीक्वेंस अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो AP में होगा, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो वो AP में नहीं होगा। फिर से सुन लो, अगर कोई भी AP है, A1 A2 A3, कहीं कहीं पे A नहीं दे के T1 दिए हैं, T1 T2 T3 T4 ऐसे ऐसे कहाँ तक, Tn तक, उस केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर ये भी वैल्यू आ गई सेम है, बस कहाँ पे एक जगह यहाँ पे T दे दिया है, T1 T2 T3 T4 अप्रॉक्स टू Tn तक, यहाँ पे A1 A2 A3 सो ऑन An तक। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर A1 A2 दिया है तो ये कंडीशन, अगर T1 T2 दिया है तो ये कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ दोनों रखेगी, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई? अच्छा, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सच में कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलो, सो दैट द प्रोग्रेशन 8 मतलब 8 11 14 17 20 इज एन एपी, मतलब ये शो करना है कि ये एपी में है। तो मैंने क्या बोला, आपका ये फर्स्ट टर्म अपने सेकंड वाले टर्म से माइनस कर लो, अगर थर्ड वाले में टर्म में सेकंड वाला टर्म माइनस कर लो। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर A2 माइनस A1 चेक करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितना है, 8 है। ठीक है, A1 की वैल्यू 8 है, तो फर्स्ट टर्म मेरा पहला क्वेश्चन तो आ गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, पहला आंसर आ गया। अच्छा, अब A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है सर, सेकंड करते हैं। अब करते हैं A3 माइनस A2, क्या A3 माइनस A2 सेम आएगा सर? 14 माइनस 11 कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे, हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो गिवन सीक्वेंस आर इन AP। अगर AP में हो गया, और मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो वही डिफरेंस होता है पहले से दूसरा वाला, दूसरे में से पहले वाला माइनस करने पे, तीसरे में से दूसरा वाला माइनस करने पे, चौथे में से तीसरा वाला माइनस करने पे, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा, वो क्या होगा, वो आएगा A2 माइनस A1 कर लो, चाहे A3 माइनस A2 कर लो, चाहे A4 माइनस A3 कर लो, बातें वही रहेंगी। बातें क्या रहेंगी, वही रहेंगी। सब में आंसर क्या ही आने वाला है, सब में आंसर 3 ही आने वाला है, आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब आप किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म उठा लो, उसके पहले वाले में से माइनस कर दो तो आपका वो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस आपका एपी में होना चाहिए, तो उस केस में वो उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आई? हमने एपी चेक कर लिया, अगर एपी में है तो कोई भी वैल्यू हमने माइनस कर लिया, आपका मन है तो ये कर लो, आपका मन है तो ये कर लो, आपका मन है तो ये कर लो, आंसर सबका सेम आएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस आपका किस में है, एपी में है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आसान बात। तो हमने फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना सीख लिया, कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना सीख लिया, और कोई भी सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है इसको भी पहचानना सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के उसी बेस पे है, इसमें क्या है, चेक करना है कि पहला बताओ एपी में है कि नहीं है, दूसरा भी एपी में है कि नहीं है। सो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। ओके, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ले लें और नेक्स्ट टर्म क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, सपोज दैट ये क्या ये एपी में है कि नहीं है, चेक करते हैं सर एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले बात A2 माइनस A1 चेक कर लें। A2 माइनस A1 में क्या आ जाएगा, √28 माइनस √7, √28 माइनस √7। √20 को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4 × 7, और 4 को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये आ गया 2 √7 माइनस √7, कितना आ गया आंसर, ये आ गया √7। चलो ठीक है, इतना तो आ गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कैलकुलेट करेंगे। A3 कितना है 63, √63 हो गया माइनस √28 हो गया। √28 को मैंने भी बताया क्या लिख सकते हो, 2 √7 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 √7 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, क्योंकि 3 3 9 से बस 63। 3 √7 में से 2 √7 जाए, कितना बचा, √7 बचा। अब ये √7 इज इक्वल टू √7 क्या आ रहा है, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 क्या आ रहा है। इसका मतलब गिवन सीक्वेंस जो है, गिवन सीक्वेंस किस में है, आर इन एपी।
एपी में है, चलो इतना दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या बोलना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ले लें A2 माइनस A1 की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है, वो आई है √7 आएगी। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, √7। अब अगर इधर से इधर वैल्यू जाने पे घटाने पे मिल रही है तो आगे वैल्यू जाने पे बढ़ाने में मिलेगी, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म में हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म अपना मिलेगा, कितने टर्म है 1 2 3, A3 में क्या ऐड कर दो, वही कॉमन डिफरेंस कितना है, वही √7। तो कितना आ जाएगा आपके पास, A3 की वैल्यू आपके पास गिवन है √63, √63 प्लस √7, √63 प्लस √7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना बच्चा। √63 को हम क्या लिख सकते हैं, √63 को मैंने भी बोला कि 3√7 लिख सकते हैं, प्लस √7 और एक हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4√7, और 4√7 को क्या लिख सकते हो 112, क्या लिख सकते हैं 112 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो चीज़ें आसान ही है। आसान है कि नहीं है, अरे बताओ भैया आसान है कि नहीं है, नहीं है आसान, आसान है, ठीक है। सेकंड वाला आप कर सकते हो, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा। वही काम करना है, 50 √15 माइनस √18 कैसे हो जाएगा सर, ये √15 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2, ये कितना हो जाएगा 5√2, ये कितना हो जाएगा 3√2, 5√2 में से 3√2 जाएगा तो कितना बचेगा 2√2, ये भी आ गया, सेम ऐसे कर लोगे इक्वल आ जाएगा तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म उसी में ऐड कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड A एंड B सच दैट द नंबर्स फॉर्म एन AP। मतलब ये अगर AP में है तो A और B आपको फाइंड करना है। इसका मतलब अगर ये AP में होगा, ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास गिवन सीक्वेंस AP में है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफ गिवन सीक्वेंस आर इन AP, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 माइनस A इज इक्वल टू 9 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि सर कि यहाँ पे हम 9 B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, B इधर चला जाएगा तो B प्लस B बन जाएगा और इधर 25 प्लस 9 बन जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 2B, और B की वैल्यू कितना आ गई, B की वैल्यू आपके पास 17 आ गई। और जब B की वैल्यू आपके पास 17 आ गई, यहाँ पे वैल्यू रख लो, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 9 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस A उधर जाके माइनस 9 हो जाएगा, माइनस A जो इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। एक वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, एक वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो इस तरीके से हम A की वैल्यू और B की वैल्यू फाइंड कर लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये AP में है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, और यहाँ पे अगर 4 टर्म है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस केस से हमारा B का, इस कंडीशन से हमारा B की वैल्यू आ गया और इस कंडीशन से हमारा A का वैल्यू आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। अरिथमेटिक सीरीज। अब अरिथमेटिक सीरीज को उसको बोलते हैं, ध्यान से देख लो। जैसे मैं अभी लिखा 3 4 5 6 7 8 ऐसे वैल्यू चलती चली जा रही है। ये एक सीक्वेंस है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अरिथमेटिक सीरीज कब बनता है, जब इसी के बीच में हम एक सिंबल लगा दें एडिशन का। अब इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक सीरीज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अरिथमेटिक सीरीज। अब इस अरिथमेटिक सीरीज को है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने उसमें एक साइन इंक्लूड कर दिया। अब यह क्या बन गया, अरिथमेटिक सीरीज बन गया। अब अरिथमेटिक सीरीज का अगर आपसे बोले 9th टर्म निकालना है तो इसको भी बारे में हम जानेंगे। इसका एक फार्मूला आता है, ठीक है, उसको हम अच्छी तरीके से निकालेंगे, डेराइव करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस है, एडिंग ऑन द टर्म ऑफ द A3 वी गेट दैट द अरिथमेटिक सीरीज 3 7 11 5 19, ठीक है। ये भी आपका वही एग्जाम्पल ही दिया गया है। टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ AP, किसी AP का जनरल टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया, अगर आपसे पूछ दिया कि सर आपके पास कोई टर्म है 3 4 5 6 7,
ऐसे ऐसे आपका 17th टर्म बताइए क्या होगा। अब तो हम 17th टर्म या तो फिर ऐसे ऐसे बार बार करके लिखें 17 बार, 17 बार ऐसे करके लिखें 17 टाइम्स। लेकिन हम अगर एक फार्मूला डिराइव कर लें, इसी के हेल्प से कोई फार्मूला डिराइव कर लें जिससे हमारा 17th टर्म डायरेक्ट निकल जाए, किसके हेल्प से, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस के हेल्प से। कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, पहला टर्म यहाँ पे 3 है, इन दोनों के हेल्प से हमें एक ऐसा फार्मूला मिल जाए कि हमारा 17 टर्म आ जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, देखो चेक करते हैं कैसे पॉसिबल है। सपोज दैट हम एक सीरीज लेते हैं, लेट ए पी कोई है, पहला है A1 A2 A3 A4, ऐसे ऐसे कहाँ तक जा रहा है, A5 तक जा रहा है। ठीक है, पहला टर्म किसी ए पी का हम ले लिए A। अब इसके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस लेट लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो सेकेंड टर्म से पहले वाले टर्म में माइनस करने में मिलता है। तो A दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D। तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D, क्योंकि एक D इससे ज़्यादा हो जाएगा, बाहर जाएंगे तभी तो एक D कम होगा। फिर चौथा टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ऐसे ऐसे पाँचवा टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। अच्छा ये बताइए, जब हम A5 तक गए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 5 पे गए तो 4 मिल रहा है, जब 5 पे गए तो 4 मिल रहा है, जब 4 पे गए तो 3 मिल रहा है ना। जब 4 पे गए तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, जब यहाँ पे 5 पे गए यहाँ पे 4 मिल रहा है। इसका मतलब अगर हमें nth टर्म निकालना हो, a nth, तो इसका मतलब n से 1 कम मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जब 5 था, 5 से 1 कम हुआ, यहाँ पे n है तो n से 1 कम मिलेगा और यहाँ पे d आ जाएगा। और ये nth टर्म है, तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया कि सर किसी ए पी का जो nth टर्म आएगा ए एन, वो क्या आएगा, वो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहीं कहीं यहाँ पे प्रेजेंटेशन जहाँ पे an मैंने लिखा है वहाँ पे क्या है, tn है, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a वहाँ पे फर्स्ट टर्म है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात वही है, an को हमने वहाँ पे tn ले लिया, बाकी बातें वही सब कुछ हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब उस केस में हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, समझ में आ जाएगी। फाइंड द nth टर्म फाइंड करना है, n16 टर्म फाइंड करना है ऑफ एन AP। सर ये तो AP आपके पास दिया गया है, सबसे पहले AP लिख लेते हैं। AP आपके पास जो गिवन है वो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे वैल्यू चलती चली जा रही हैं। हमें 16th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई AP गिवन हो तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आप A को आइडेंटिफाई कर लें और D को आइडेंटिफाई कर लें। ये AP में है, बिल्कुल है। अगर ये AP में है तो इसका मतलब पहला टर्म यही तो होगा 3, और D क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 माइनस A1, है ना, A2 माइनस A1 या फिर T2 माइनस T1 कर लो, बात वही है। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 माइनस 2 हो जाएगा 2। D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, D की वैल्यू आपके सामने आ गई 2, A की वैल्यू 3 आ गई। अब nth टर्म का फार्मूला हमने पढ़ा है सर, nth का टर्म का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे A और D की वैल्यू हमें पहले से पता है तो हम रख देते हैं वैल्यू। यहाँ पे आ गया n की एक वैल्यू आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितना है, डी की वैल्यू आपके पास है 2, तो हमने 2 रख दिया। इसको सुंदर सुंदर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस n 2n आ जाएगा और माइनस में 2, और 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस 2n। तो आपके पास जो an की वैल्यू आ गई वो 1 प्लस 2n आ गई, है ना, 1 प्लस क्या आ गई, 2n आ गई। और सिमिलरली 16th टर्म फाइंड करना है। कैसा टर्म फाइंड करना है, 16th टर्म। तो आपको पता है A16 फाइंड करना है, इसका मतलब पहला टर्म तो होगा, लेकिन अगर 16 टर्म बोला है इसका मतलब 16 से 1 कम आएगा, मतलब 16 में से 1 माइनस होके फिर D लिखा जाएगा, है ना। तो A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15D। अब A की वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 2 है, कितना हो जाएगा, 33 वैल्यू हो जाएगी। तो A16 की जो वैल्यू आई वो कितना आई, 33 आई। इस तरीके से हमने A16 भी फाइंड कर लिया, मतलब 16th टर्म भी फाइंड कर लिया, और हमने
nth टर्म भी फाइंड कर लिया। तो आई होप यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। एक बार फिर से मेरी कॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कोई AP दिया गया हो और आपको nth टर्म कोई भी टर्म पूछे, क्या पूछे, कोई भी टर्म पूछे, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले A की वैल्यू को अलग लिख लेना है, D की वैल्यू को अलग लिख लेना है, फिर जो जो पूछा है उसको एक फार्मूलेट कर लेना है। हमने nth टर्म पूछा था तो nth टर्म को हमने फार्मूला के फॉर्म से लिख दिया। A की वैल्यू 3 रख लिया, n का टर्म पूछा था तो D की वैल्यू 2 आई थी तो हमने सॉल्व कर लिया, 1 + 2n आ गया। आपसे 16 टर्म पूछा था, 16 टर्म पूछे, ध्यान दो, ध्यान यहाँ पे देना है आपको। अगर कभी भी 16 टर्म पूछे, क्या पूछे, 16 टर्म, 17 टर्म, कोई भी नंबर का टर्म पूछे, हमेशा उस नंबर से एक माइनस करके D का मल्टीपल लिख देना है। जैसे यहाँ पे 16 पूछा तो यहाँ पे क्या आएगा, A + 15D। जैसे मैं बोलता A14 तो आप लिखते A + 13D। अगर मैं बोलता A16 आप बोलते A + 15D। जैसे मैं बोलता A17 या फिर A23 तो आप क्या लिखते A + 22D। अगर मैं बोलता A70 तो यहाँ पे क्या लिखते A + 69D। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द AP। सेम उसी के जैसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे, A की वैल्यू यहाँ पे 14 और D की वैल्यू क्या दी गई, चेक करते हैं। 9 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, A2 - A1 और A2 - A1 की वैल्यू मीन्स A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A2 की वैल्यू है मेरे भाई 9, A1 की वैल्यू कितना है 14, कितना आ गया माइनस में 5। D की वैल्यू कितना आ गई मेरे बच्चा, 5 आ गई बच्चा, क्या आ गई 5 आ गई। और D की वैल्यू जब -5 आ गई तो इसका मतलब AN की वैल्यू कितना आएगी, AN की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, चेक कर लेते हैं। ये भी ना कभी कभी पगला जाता है तुम लोग की तरह, समझ रहे हो। हाँ, बोलते हैं हमें मत पढ़ना हो, हमसे मत पढ़वाओ, हम थक चुके हैं, लेकिन पढ़ना है क्योंकि मार्क्स अच्छे लाने हैं, है ना। चलो n-1 फिर से कहे लिख दिए बाबू। एक वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले हो बच्चा, एक की वैल्यू निकाले हो आप 14, क्या निकाले हो 14। n-1 D की वैल्यू क्या निकाले हो, D की वैल्यू निकाले हो आप माइनस में 5 निकाले हो, क्या निकाले हो माइनस में 5। 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5n +5 हो जाएगा। 14 + 5 कितना हो जाएगा 19 - 5n। n की वैल्यू कितना आ गई 19 - 5n। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th टर्म पूछा था, कौन सा 12th टर्म पूछा था, A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, जो नंबर का पूछे एक कम माइनस करके D रख दो तो क्या हो जाएगा A + 11D हो जाएगा। कैसे किया, क्योंकि 12th था तो एक कम होके 11 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू थी 14 + 11 इंटू D की वैल्यू कितनी थी -5, यहाँ पे हो जाएगा -55 + 14। समझ में आया कि नहीं आया। 14 - 55 कितना हो जाएगा, 5 - 4 = 1 हो जाएगा, 5 - 1 = 4 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस में 41, ठीक है। तो A12 की वैल्यू आ गई आपके पास -41, स्वाहा, ठीक है। स्वाहा क्या हो गया, क्वेश्चन का स्वाहा हो गया, है ना। तो समझ में आया कि नहीं, सच सच बताना मेरे भाई, सच सच बताना, आया कि नहीं आया, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 105th टर्म ऑफ एन AP। सबसे पहले 115 टर्म पूछा है ना, इसका मतलब A 105 पूछा है, इसका मतलब A प्लस क्या हो जाएगा 140। अब आगे मुझे आए चाहे ना आए, मुझे तो इक्वेशन मिल गया, अब इसी में A और D निकाल के रख दो भैया। A की वैल्यू कितना है भैया, A की वैल्यू आपके पास 4 भैया, D की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, D की वैल्यू आ जाएगा 4/5 भैया, -4 भैया, ठीक है। 4.5 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, हाफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितना आ गई भाई, हाफ आ गई, कितना आ गई, हाफ आ गई। चलो अच्छी बात है, D की वैल्यू हाफ आ गई, रख दो वैल्यू भैया, भैया वैल्यू रख देते हैं भैया। 10 × 104 इंटू D की वैल्यू कितना आ गई 1/2 आ गई सर जी। 4 + 2 1 = 2, 2 5 2 5 2, फिर कितना आ जाएगा 5 6, मतलब A105 की वैल्यू कितना आ गई 56 आ गई। कितना, अच्छा 56 सही है, सही यही होगा, है ना। तुम लोग तो बोल रहे हो तो सही ये होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 105th टर्म की वैल्यू जो आई कौन सी आई, वो आई 56। कितना आई 56। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। ए और डी निकालो, उसके बाद जो भी पूछे हम ऐसे निकालेंगे। कैसे? ऐसे निकालेंगे, है ना। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। फाइंड द 25th टर्म, ये तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है, नोट कर लो, करके लाना है नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अब आगे जो इफ nth term of an AP is 5n minus 2, find its first term and common difference and the 19th term। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, चलो बताते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको nth टर्म देके, इस क्वेश्चन में आपको nth टर्म दिया है, nth टर्म देके आपको बाकी डाटा पूछा है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको दिया है क्या, nth टर्म दिया है, तो इसको एक इक्वेशन के फॉर्म के लिख लो, 5n minus 2 हो गया। ये आपका nth टर्म चाहिए, दिया गया है, ठीक है। अब इसी के हेल्प से हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a1 निकालना है। क्या निकालना है, a1, मतलब जहाँ पे n है अगर हम वहाँ पे 1 रख दें तो हमें a1 मिल जाएगा। ध्यान से सुन लो, ये an इज इक्वल टू वैल्यू थी, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे अगर 1 रख दें हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो a1 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा बच्चा, 5 माइनस 2 मतलब 3 आ जाएगा। तो पहला टर्म कितना आ गया, पहला टर्म तो आ गया सर जी a1 की वैल्यू 3 आ गई। फिर कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, और कॉमन डिफरेंस कैसे आता है सर, जो कॉमन डिफरेंस आता है डी की वैल्यू वो a2 माइनस a1 आता है, मीन्स हमें a2 भी चाहिए। तो पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो a2 की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 5 इंटू एन की जगह 2 रख दो, माइनस में 2, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो 8 आ गया, 3 आ गया। मतलब अगर हमें a2 माइनस a1 करना है तो इसका मतलब अपना वैल्यू क्या आ गया, डी की वैल्यू आपके पास आ गई 5 आ गई। क्या आ गई बच्चा, 5 आ गई। अब आपके पास डाटा क्या क्या मिल गया, a1 मतलब a की वैल्यू मिल गई। a1 को हम a इज इक्वल टू a भी तो लिख सकते हैं क्योंकि पहला टर्म है भाई a प्लस, अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 19th। अब आपको पता है अगर हमें a 19 निकालना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 18d। क्या लिखते हैं, a प्लस 18d। और a प्लस 18d कहने का मतलब सर a की वैल्यू कितना आई है आपके पास, 3 आई है, प्लस 18d की वैल्यू कितना आई है, 5 आई है। कितना आ जाएगा, 90 प्लस 3, 90 प्लस 3 कितना आएगा मेरे भाई, 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 93। तो ए 19 की जो वैल्यू आई वो आपके सामने आई 93। ये रहा आपका आंसर और जो पूछा था। फिर से सुन लो, अगर कभी भी आपको nth टर्म देके बाकी कुछ पूछे तो सबसे पहले बात उसको इक्वेशन के फॉर्म के लिख लेना है। कैसे इक्वेशन के फॉर्म में, a n इज इक्वल टू जो आपके पास गिवन है वहाँ पे n की वैल्यू चेंज कर करके हम a1 a2 a3 a5 a4 दो वैल्यू निकालोगे, वहाँ से आपका a आ जाएगा। पहला निकालोगे तो a1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, मतलब a मिल जाएगा। a2 रखोगे तो वहाँ पे a1 a2 मिल जाएगा। जब a1 a2 मिल जाएगा तो d की वैल्यू a2 माइनस a1 आके आपके पास d की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास सब अस्त्र हो गए हैं, अब आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास है, पहला टर्म है, तो आपके दुनिया में चाहे जो पूछे AP से रिलेटेड कुछ भी फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, इफ द 7th टर्म ऑन AP is 1/9 and its 9th term is 1/7, find its 63rd term। देखो बस इसको घबराना नहीं है, क्या क्या दिया वही डाटा लिखते जाओ। इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP, 7th टर्म मतलब a7 दिया है, कितना है 1/9। 9th टर्म इज 1/7 मतलब a9 इज इक्वल टू 1/7 दिया है। अब अगर a7 दिया है, इसका मतलब कि a प्लस 7 से 1 का मतलब 6d दे रखा है इन्होंने, 1/9 दे रखा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। a9 मतलब a प्लस 8d दे रखा है इज इक्वल टू 1/7 लेट कर लो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से माइनस करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या आ जाएगा, चलिए चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7 है, माइनस a माइनस हो जाएगा 6d इज इक्वल टू माइनस 1/9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 6d जाएगा, कितना बचेगा 2d बचेगा, और 1/7 में से 1/9 जाएगा। देखते हैं क्या बचता है ना, 1/7 में से 1/9, 1/7 माइनस 1/9। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू 2d की जो वैल्यू आई वो कितना आई, वो आई 9 माइनस 7/63 है ना। 2d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया 2/63
और ये 2 से 2 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 1/63। अब जब डी की वैल्यू 1/63 आ गई है तो आपका कौन सा टर्म फाइंड करना था। अब जब डी की वैल्यू 1/63 आ गई है तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 62 आएगा, 63 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 63 ही आएगा। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगा इसका किसी वैल्यू में रख लो, ए प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7 है। ठीक है, a प्लस 8 इंटू 1/63 इज इक्वल टू 1/7 है ना। उधर बाकी माइनस हो जाएगा तो a जो इक्वल टू आ जाएगा 1/7 माइनस 8/63। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 7 से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस में 1 और माइनस में 1/63। तो एक वैल्यू कितना ही आपके पास, एक वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू -1/63 आ गई। डी की वैल्यू आपके पास है, एक वैल्यू आपके पास है, आपसे पूछा क्या है, डी की वैल्यू आपके पास है, एक वैल्यू आपके पास है, आपसे पूछा क्या है सर, 63rd टर्म पूछा है। क्या पूछा है, 63rd टर्म। 63rd पूछने का मतलब यहाँ से a63 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 62d। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू आई है आपके पास माइनस में 1/63 और d की वैल्यू क्या आई है 62 इंटू ये आई है 1/63। ठीक है, ये 62 एक्चुअल में लिखा है 62/63 और ये प्लस में और ये माइनस में 1/63। ये कुल मिला के आ जाएगा 62 माइनस 1 कितना हो जाएगा 60/63। ये आपके पास क्या आ गया, a63 की वैल्यू, a63 की वैल्यू, सॉरी 61 आएगा यहाँ पे, सॉरी 61, क्योंकि 62 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। तो 61/63 जो आएगा वो आपका a63 आएगा, मतलब a63rd टर्म इज इक्वल टू 61/63। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ दिया नहीं गया है, उसमें कुछ क्वांटम फिजिक्स नहीं दिख रही इसमें, है ना। आपको जो डाटा गिवन था उसी के हेल्प से मैंने ए और डी की वैल्यू निकाल लिया। ए और डी की वैल्यू को निकालने के बाद आपसे पूछा था 63rd टर्म, 63rd टर्म को हमने भी अच्छी तरीके से फिर क्या कर लिया, उसको अच्छी तरीके से हमने फिर सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आया 63rd टर्म वो 61/63 आया। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT का एक्सरसाइज 5.1, क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके बेस पे आपका NCERT एक्सरसाइज 5.1 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो इसका 3rd वीडियो होगा उस पर मैं पढ़ाऊँगा आपको सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ एपी का जो सम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करा करिए, सर ये चैप्टर नहीं आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और जहाँ तक है आपको चीज़ें समझ में आएगी क्योंकि ये आसान भाषा में बताया गया है। ये रहा आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसका, एपी का, सम ऑफ एपी का नहीं, सिर्फ एपी का। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।